नमस्कार। संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं, तो हमारी जाति को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स थे उनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, जिसमें कि किसी भी प्राणी के शरीर की एक या कुछ कोशिकाएं अलग होकर के एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाती थी और फिर वही विभाजित होकर के नए प्राणी के शरीर को जन्म देती थी। इस तरीके में जो संतान होती थी वो माता या पिता जिससे पैदा हुई बिल्कुल उसी की तरीके से होती थी। 100% एक क्लोन होती थी, इसमें वेरिएशन नहीं होता था। लेकिन डार्विन के सिद्धांत के अनुसार वेरिएशन जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। तो बाद में हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा हुआ कि एक स्पीशीज में दो प्राणी हुए और वे दो प्राणी अपने जेनेटिक मटेरियल का आधा आधा हिस्सा प्रोवाइड करते थे और ये आधा आधा हिस्सा मिल करके एक कोशिका बनाती थी जिसे जाइगोट कहते थे, और यही जाइगोट विभाजित होकर के नए प्राणी को जन्म देता था। तो इसमें आधे कैरेक्टर्स तो एक पेरेंट से मिलते जुलते थे और बाकी आधे कैरेक्टर दूसरे पेरेंट से मिलते जुलते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उस तरीके की चीज़ हो गई कि पिछली बाजी में जो 10 ताश के पत्ते हमारे हाथ में आए थे, तो अब की बार जो है उसमें से 5 तो वही वाले आए, लेकिन 5 नए पत्ते आ गए। तो इस तरीके से वेरिएशन होने लगा। इसलिए प्रकृति द्वारा ये तरीका सेलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया। हालांकि इसमें फिर दो बातें हुई। शुरू के जो एनिमल्स थे जैसे मछली, मेढक वगैरह में, तो वो दोनों अपने अपने हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल के साथ एक सेल बाहर रिलीज कर देते थे और वो बाहर पानी में ही मिल करके एक दूसरे से मिल करके जाइगोट बनाते थे। इस क्रिया को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते थे। लेकिन इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये गड़बड़ था कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो शत्रुओं और वातावरण की सूखा, गर्मी, ठंडक, बरसात, इन सब के लिए संपर्क में रहता था, तो उसके मरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती थी। इसलिए नेचर ने फिर एक परिवर्तन किया कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसमें एक जो फीमेल इंडिविजुअल थी उसमें से जो गैमीट निकला, वो गैमीट हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल लेकर के वहीं शरीर के अंदर ही रह गया, और दूसरी तरफ मेल इंडिविजुअल से जो गैमीट निकला, जो हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही आया और वहीं मिलकर के एक जाइगोट बनाया। उससे विभाजन शुरू हुआ और फिर नया प्राणी जन्म हुआ। तो दो तरीके के प्राणी हुए, जैसे मुर्गी वगैरह में होता है जो कि अंडे देते हैं और अंडे से फिर बच्चा डेवलप होता है, जिसे ओवीपेरस हैबिट कहते हैं। दूसरी तरफ वीवीपेरस हैबिट है, जैसा हम लोगों में होता है कि जिसमें माँ के शरीर से पूरी तरह से विकसित बच्चा पैदा होता है। एक और बात हुई कि फीमेल गैमीट ओवम में रिजर्व फूड मटेरियल योग होता है, और इतना है कि जिससे कि जब तक वो डेवलपिंग एम्ब्रियो खुद वातावरण से भोजन प्राप्त कर सकने लायक ना हो जाए, तब तक के लिए उसमें फूड रहे। इस चक्कर में दो बातें होती थी। कुछ प्राणियों में तो ओवम में थोड़ा ही से एग होता था, जिससे कि कुछ स्टेज तक का डेवलपमेंट हुआ, जैसे मेढक में होता है, और उससे फिर वो लार्वा बन जाता है। लार्वा फिर बाहरी वातावरण से खुद ही भोजन प्राप्त करने लगता है और फिर विकसित होकर के नए एडल्ट को जन्म देता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्राणी हैं जिसमें कि अंडे में योग की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मुर्गी के अंडे में है। तो उसमें क्या होता है कि इतना फूड मटेरियल है अंडे में कि नन्हा सा जो चूजा बन जाए, पूरा विकसित हो सके, उतने तक के लिए उसमें भोजन भंडार किया हुआ है। तो ऐसे प्राणियों में फिर जिसमें योग ज़्यादा होता था,
लार्वा नहीं होता था, अंडे से सीधे सीधे विकसित नन्हा मुन्ना शिशु पैदा होता था। ह्यूमन बीइंग में भी अंडे में योग की मात्रा तो कम होती है, लेकिन 7-8 दिन के अंदर फिर ब्लास्टुला स्टेज में आकर के एम्ब्रियो मदर के यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है, प्लेसेंटा बन जाता है और उससे वो माँ से भोजन प्राप्त करने लगता है। तो अगले लगभग 9 महीने तक जो है वो माँ से ही भोजन प्राप्त करता है और जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो बच्चा पैदा होता है। तो इस प्रकार की बातों के लिए फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित हुए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके लिए एक जोड़ी टेस्टिस डेवलप हुए और इनमें भी ऐसा था कि जैसे बर्ड्स और मैमल्स में वार्म ब्लडेड हैं, शरीर का तापक्रम काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए अपेक्षाकृत कम तापक्रम चाहिए। इसके लिए क्या हुआ कि एक आध एक्सेप्शन जैसे हाथी और व्हेल वगैरह को छोड़ करके बाकी सारे मैमल्स में क्या होता है कि स्पर्म बनाने वाली जो टेस्टिस है बॉडी कैविटी से बाहर एक अलग थैली में लटक आती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं और इसका टेम्परेचर फिर यहाँ पर बॉडी कैविटी से 2.5-3 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब कम रहता है। और कुछ एनिमल्स में जैसे चूहे खरगोश वगैरह में क्या होता है कि ये नॉन ब्रीडिंग सीजन में तो टेस्टिस एब्डोमेन में खींच लिया जाता है और ब्रीडिंग सीजन में आकर के नीचे स्क्रोटम में लटक जाता है। बीच की एक कैविटी होती है जिसे इंग्विनल कैनाल कहते हैं, तो इंग्विनल कैनाल खुली रहती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि ये इंग्विनल कैनाल बंद हो जाती है, तो अब ये टेस्टिस जो स्क्रोटम में आकर के लटक गया वो वापस एब्डोमिनल कैविटी में विथड्रॉ नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में इस प्रकार की एक नपुंसकता पाई जाती है जो कि हालांकि एक हल्के से छोटे से ऑपरेशन से और मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन के इंजेक्शन से ठीक की जा सकती है। कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आ पाई। इसको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्ट मतलब छिपा हुआ, ऑर्किड मतलब टेस्टिस। जिनको जानकारी ना हो वो इस तरीके की सिचुएशन से परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये इसका पता लगने पर डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके उसे बाहर निकाल सकते हैं और मेल सेक्स हार्मोन के इंजेक्शन के बाद ऐसे मरीज ठीक हो सकते हैं। एक और बात ये थी कि हमारे शरीर में बाहरी वातावरण से आने वाले रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजुअन्स वगैरह से बचाव के लिए जितने भी तीनों एक्सपोज्ड एरियाज हैं वो एसिडिक रखे जाते हैं। जैसे हमारे मुंह में और वो स्टमक तक क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक रखा जाता है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है, जिससे कि भोजन के साथ कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस आ जाए तो स्टमक में उस गैस्ट्रिक जूस के एसिड से वो किल कर दिया जाता है। नाक में भी ये बड़ी सुविधा होती है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं, जरा से कोई धूल का कारण आ जाता है तो अपने आप या तो में छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है, या फिर नाक की कैविटी के अंदर जो म्यूकस होता है उसमें वो लिपट जाते हैं और फिर उससे बाहर कर देते हैं। इसी प्रकार से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में भी वो एक्सपोज्ड है और बाहरी वातावरण से प्रोटोजुअन्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आ सकते हैं, तो वो ना आ सकें, इन्फेक्शन ना उत्पन्न कर सकें, इसके लिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में भी एनवायरनमेंट एसिडिक रखा जाता है। अब सवाल ये है कि यदि स्पर्म ओविडक्ट के अंदर गया तो स्पर्म भी किल हो जाएगा। तो जब तक वो ओवम से मिल न जाए तब तक के लिए स्पर्म जिंदा रहे, उसके लिए फिर क्या होता है कि उसके चारों तरफ कुछ फ्लूइड और एक अल्कलाइन मीडियम रखा जाता है। और इस अल्कलाइन मीडियम के लिए फिर क्या होता है कि 3 एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे अंदर, जो कि रियल रिप्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका रोल है क्योंकि वो आवश्यक हैं स्पर्म्स को जिंदा रखने के लिए। तो यहाँ पर एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों किडनी से आने वाले यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आए और ये यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेटर से होकर के आगे आया
यूरेथ्रा बनाया। इसी में टेस्टिस से आने वाला जो स्पर्म डक्ट है, वास डिफरेंस, वो भी आकर के कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये ह्यूमन बीइंग में जो यूरेथ्रा है वो दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। यूरिन भी बाहर ले जाता है और स्पर्म्स को भी बाहर ले जाता है। अब ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? एक तो यहाँ पर होता है एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल भी जो है कुछ अल्कलाइन मटेरियल सिक्रीट करते हैं। और दूसरी तरफ इसके बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। इसके नीचे फिर एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेल्स में बुढ़ापे में कई लोगों को जब मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो देखा गया कि उनके असर से ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज होने से क्या होता है कि उनके यूरिन के पैसेज में परेशानी होने लगती है, रुकावट होने लगती है। यदि ज़्यादा हो तो ऐसे लोगों का फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसके बाद ये पैसेज फ्री हो गया। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस में एक जो कवरिंग है इसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसके अंदर बहुत से कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके अंदर फिर मियोसिस के द्वारा, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म्स पैदा होते हैं। और फिर ये जो सिक्रीशंस हैं, लेकिन टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म्स डायरेक्टली यदि ओवम के कांटेक्ट में आए उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो बीच में पैसेज है, यहाँ से निकला, यहाँ पे एक कॉइल ट्यूब का जाल होता है जिसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस में ट्रैवल होने में स्पर्म सेल्स का कैपेसिटेशन हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से निकल करके फिर आते हैं वास डिफरेंस से होकर के, फिर इधर आए, तीनों एक्सेसरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन लिया उन्होंने, और फिर इस कॉमन यूरेथ्रा से होकर के बाहर आ गया। अब आइए देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या खास बातें होती हैं रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफ कोर्स मेल और फीमेल दोनों हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल प्रदान करते हैं। जैसे हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़ी। तो इसमें से 23 जोड़ी में से 23 क्रोमोसोम्स तो मदर से प्राप्त होते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी मैंने जो बात कही कि कुछ समय तक के लिए डेवलपमेंट के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए रिजर्व फूड मटेरियल रहना चाहिए। तो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर रखने का काम सिर्फ ओवम करता है, स्पर्म में नहीं रहता है। तो अब इस ओवम में बनने में 2 काम हो गया। एक तरफ तो मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमीट बनना है, और दूसरी तरफ उसे रिजर्व फूड मटेरियल योग भी इकट्ठा करना है। तो वो करेगा क्या? अपने अगल बगल वाले सेल से छीना झपटी करेगा और उससे जो है फूड लेकर के इकट्ठा करता रहेगा। इसीलिए इस छीना झपटी के लिए लगभग ह्यूमन बीइंग में एट द टाइम ऑफ बर्थ एक लड़की में 5000 सेल्स होती हैं जो कि बाद में ओवम को जन्म दे सकती हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ मुश्किल से 40-50 तक जो है वो मैच्योर स्टेज तक पहुंच पाती हैं। शुरुआत में जो डेवलपमेंट शुरू हुआ तो इन्हें कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन हुआ तो एक छोटी सी कोशिका बन गई जिसे पोलर बॉडी कहते हैं, और एक बड़ी सी कोशिका बन गई जिसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte में ही अधिकांश फूड मटेरियल बचा लिया जाता है। अब इस सेकेंडरी oocyte में पुनः सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी पूरा नहीं हो पाता है। प्रोफेज मेटाफेज अवस्था में ही उसका सेंट्रियोल गायब हो जाता है, पोल गायब हो जाता है, तो मेटाफेज स्टेज में ही डेवलपमेंट रुक जाता है। आगे का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के समय ही जब स्पर्म सेल का न्यूक्लियस आएगा तो उसी न्यूक्लियस के साथ
सेंट्रियोल भी आ जाएगा, पूल बना लेगा, तो बाकी का डेवलपमेंट एनाफेज टीलोफेज पूरा होगा। एक बात ये। अब इन सेल्स की मेटाबॉलिज्म के कारण इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं। और ये जो सारा स्टेज है, इसमें जो पूर्ण विकसित बन गया तो इसे क्या कहते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन नाम के वैज्ञानिक के नाम पर। और ये क्रिया जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच से कंट्रोल होती है। यहीं पर ग्राफियन फॉलिकल की जो दीवार है उसकी थीका इंटरनल सेल्स फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के नॉर्मल डेवलपमेंट में और ये ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन की अवस्था तक को भी हेल्प करती है। इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी का एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन दो काम करता है। एक तो इसके एक्शन से ये ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की सतह पर आकर के रप्चर हो जाता है और इसमें से जो ये ओवम है, जो कि एक्चुअली मेटाफेज स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte है, ये बाहर आ जाता है। ह्यूमन बीइंग में 28 दिन में एक फीमेल में नॉर्मली एक ओवम ही मैच्योर होता है, क्योंकि उसे फूड कलेक्शन में इकट्ठा करने में टाइम लगता है। और नेचर ने एक और इंटरेस्टिंग बात, छोटे एनिमल्स में बिल्ली, चूहे, खरगोश इत्यादि में तो एक साथ कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, कई बच्चे डेवलप होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में नेचर ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि दो ओवरी तो है, लेकिन दोनों में से एक ओवरी एक बार 1 महीने तक फंक्शन करेगी और उसमें से एक ओवम मैच्योर होगा। दूसरी तरफ अगले महीने में क्या होगा, इधर वाली ओवरी फंक्शन करेगी, ये वाली डॉर्मेंट हो जाएगी और इसमें से एक ओवम बन के मैच्योर होकर के बाहर आएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि एलएच के ही एक्शन से ये जो ग्राफियन फॉलिकल की बाकी बची हुई कोशिकाएं हैं, एक पीले रंग के एंडोक्राइन ग्लैंड बदल जाती हैं, जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ईस्ट्रोजन भी, और इसको प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का स्टिमुलेट करता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है यूट्राइन वॉल को बाद के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है। तो अब इसमें दो स्थितियां हो गई। यहाँ तक कार्पस लूटियम तो बन गया, प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा, प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन एपिथेलियम को तैयार करने लगा एम्ब्रियो के अटैचमेंट के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे शरीर में ये क्षमता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। मतलब यदि हमारी उंगली कट जाए और आपकी उंगली काट करके हमें जोड़ दी जाए तो हमारे शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए जब कुछ लोगों का ऑपरेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो उसमें इस इम्यूनिटी को सप्रेस करने की दवाएं दी जाती हैं। अब ऐसी डेवलपिंग चाइल्ड क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है 50% जेनेटिक मटेरियल तो फादर का है, 50% जेनेटिक मटेरियल मदर का है। तो मदर का शरीर भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद 7-8 दिन तक ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्राइन एपिथेलियम को तैयार करता है एम्ब्रियो के अटैचमेंट और फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अब यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है, उस महीने में ओवम से स्पर्म मिलकर के जाइगोट बनाया है, ब्लास्टुला स्टेज बनाया है, तब क्या हुआ, आगे वो अटैच होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। तब तो ये कार्पस लूटियम कंटिन्यू रहेगा, 2-3 महीने तक फंक्शन करता है और उसके बाद वो डिजेनरेट कर जाता है। फिर अधिकांश हार्मोन प्लेसेंटा से बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ एक और स्थिति यह है कि यदि ओवम जो पैदा हुआ मुश्किल से 24 घंटे से 48 घंटे तक जिंदा रहेगा, स्पर्म सेल भी जो है टेस्टी से बाहर निकलने के बाद वो मुश्किल से 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो उस अवधि में 24 घंटे की अवधि में ही जो है स्पर्म और ओवम दोनों यदि मिल सके तब तो जाइगोट बनेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि दो स्थितियां हुई कार्पस लूटियम के भविष्य के बारे में। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है, एम्ब्रियो आ रहा है ब्लास्टुला स्टेज में, यूट्राइन वॉल से अटैच होगा, 7-8 दिन तक तैयार किया जाएगा यूट्राइन वॉल को एम्ब्रियो को अटैचमेंट के लिए, तब तो वो कंटिन्यू करेगा 3 महीने तक।
अदरवाइज यदि एम्ब्रियो नहीं आया तो क्या होगा, ये 7-8 दिन जो यूट्राइन एपिथेलियम को तैयार किया जाता है एम्ब्रियो के अटैचमेंट और फर्दर प्रेगनेंसी के लिए, वो बेकार हो जाता है। तो वो बेकार हो जाता है तो इसको मेंटेन करने वाले जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो सब विथड्रॉ कर लिए जाते हैं। विथड्रॉ करने से ये होता है कि ये यूट्राइन वो एपिथेलियम को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो यूट्राइन एपिथेलियम टूट टूट करके अलग हो जाती है बिट बाय बिट, विच कॉजेज द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और दूसरी स्थिति में ये है कि यदि वो प्रेगनेंसी हो गई, एम्ब्रियो प्रेगनेंसी हो गई, तो ये कार्पस लूटियम 3 महीने तक कंटिन्यू करता है। अब आइए ओवरी के अलावा और जो बाकी इससे जुड़ी हुई जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं। लोअर एनिमल्स में तो एक तो ओवरी होती है और एक ओविडक्ट होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 बातें हैं। कुछ तो एनिमल्स में जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें सीधे सीधे अंडा ही जो बाहर आ जाता है, तो उसमें ओविडक्ट कम विकसित होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को भी जो है का विकास होना है 9 महीने तक, इसलिए ओविडक्ट कई पार्ट में टूट जाता है। और ये पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो ये हिस्सा है जिसको फैलोपियस नाम के वैज्ञानिक के नाम पर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इधर ये ओवरी, यहाँ पर एक फनेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे ओविडक्टल फनेल कहते हैं। और ये यहाँ से ओवरी से ओवम निकला, ओविडक्टल फनेल में जो सीलिया हैं उन सीलिया के बीटिंग से ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। इस फैलोपियन ट्यूब में भी ये आधा हिस्सा तो बहुत पतली दीवार वाला होता है जिसको एम्पुला कहते हैं, और ये हिस्सा आधा हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है जिसको इस्थमस कहते हैं। इन दोनों का जो जंक्शन है उसे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन या AIJ कहते हैं। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। अब आप देखिए अंदर जो कैविटी है उसको कितने तरीके के काम करने हैं। एक तरफ तो स्पर्म्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए वैजिना में, इनको यहाँ से इधर आना है, यहाँ तक आना है। दूसरी तरफ ओवरी से ओवम निकला, उसको यहाँ से यहाँ आना है। इसके लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन से, उसके असर से इस कैविटी के अंदर की सतह पर सीलिया डेवलप होती हैं। और वो सीलिया भी देखिए 3 अलग अलग काम कर रहे हैं उन्हें। एक तरफ तो इधर वाली सीलिया को ऐसे बीट करना है कि वो स्पर्म्स को यहाँ तक पहुँचा सके। इसी के बीच में इस हिस्से में क्या है, उनके सीलिया को ऐसे बीट करना है, ऐसे कि ये ओवम यहाँ से यहाँ तक आ जाए। और जब जाइगोट बन जाए, दोनों मिल करके जाइगोट बना लें, उसके तुरंत बाद क्या करना है, फिर इसको एम्ब्रियो को इधर आना है यूट्रस से अटैच होने के लिए। तो इसके लिए फिर तीसरे तरह की सीलिया होंगी जो फिर ऐसे बीट करेंगी जिससे कि ये जाइगोट फिर डिवाइड होगा। अब ये जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। पहले खोखला गेंद की तरीके से मारूला बन गया, फिर एक सॉलिड गेंद की तरीके से मारूला बन गया, फिर एक खोखले गेंद की तरीके से ब्लास्टुला बन गया। अब ये ब्लास्टुला स्टेज में आकर के 7वें 8वें दिन यूट्राइन वॉल से अटैच होता है। और इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्राइन वॉल। और इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव से यूट्राइन एपिथेलियम को तैयार किया गया 7-8 दिन तक ईस्ट्रोजन हार्मोन के, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के असर से। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के असर से तैयार किया गया। अब सिर्फ 24 घंटे बीच में सेंसिटिव पीरियड है, उसी बीच में यदि ये एम्ब्रियो आ गया, यूट्राइन एपिथेलियम को भी तैयार किया गया, तब तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और फिर प्लेसेंटा बनेगा, आगे डेवलपमेंट कंटिन्यू करेगा। लेकिन यही ये ब्लास्टुला स्टेज का एम्ब्रियो उस 24 घंटे जो सेंसिटिविटी पीरियड है यूट्राइन एपिथेलियम की, उससे पहले आ जाए या उससे बाद में आ जाए तो यूट्राइन एपिथेलियम उसको स्वीकार नहीं करेगी और फिर वो वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए नेचर ने एक बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन कर रखा है इन दोनों के बीच में कि यूट्राइन एपिथेलियम की तैयारी और उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज तक का डेवलपमेंट। और इसके लिए यूट्रस
लोअर एनिमल्स में, चूहे, बिल्ली, खरगोश वगैरह में तो 2-2 यूट्रस होते हैं। कंगारू में तो वेजिना भी 2 या 3 हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एक ही यूट्रस होता है और नॉर्मली एक बार में एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। और इसके बाद ये वेजिना, जो यूट्रस और वेजिना का जंक्शन है, इसको सर्विक्स कहते हैं, और फिर ये जो इसकी ओपनिंग है उसको वल्वा कहते हैं। यहीं पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस, विच इज़ सपोज टू बी रूडिमेंट्री पेनिस ऑफ द फीमेल। तो इस तरीके से ये इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विथ यूट्राइन वॉल, जो कि फर्टिलाइजेशन के 7वें 8वें दिन होता है। और इसके बाद प्लेसेंटा बना। प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपिंग एम्ब्रियो माँ से भोजन प्राप्त करना शुरू करता है। पूरा डेवलपमेंट हो जाने के बाद फिर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसके असर से फिर इस यूट्राइन मसल में पेरिस्टालिसिस लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ, जिसके कारण फिर यूट्राइन मसल्स में दर्द होता है, जिसे फिर लेबर पेन कहते हैं, जिससे फिर वो बच्चा बाहर आ जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में दिस इज द शॉर्ट डिटेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।